नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को याद होगा 2024 के अंदर भारत के रेलवे मिनिस्टर जापान गए थे और वहां पर बातचीत चल रही थी बुलेट ट्रेन की। और हम लोगों को चाहिए थी जापान की सबसे अच्छी बुलेट ट्रेन जो कि अभी तक चल रही है, जो 2011 के अंदर बनी थी, शिंकानसेन E5। ये एक मॉडल है बुलेट ट्रेन का। हमको वो चाहिए थी जिसके लिए हम 6 बुलेट ट्रेन का ऑर्डर भी उनको देके आ गए थे। 6 बुलेट ट्रेन जापान को देनी थी, शिंकानसेन E5। पर इस बीच में जापान शिंकानसेन E10 जो कि E5 का भी अपग्रेडेड वर्जन है वो बना रहा है, जो कि बनके तैयार होने वाला। तो जापान ने ये कहा है कि अरे E5 तो ठीक है, हम आपको अपग्रेडेड E10 दे देंगे और उसी समय पे देंगे जब जापान में चलेगी। मतलब जो अपग्रेडेड वर्जन जापान के अंदर आएगा और जापान अपने यूज करेगा, ठीक उसी समय पे सबसे अपग्रेडेड बुलेट ट्रेन, दुनिया के अंदर सबसे एडवांस बुलेट ट्रेन, वो भी उसी समय पर भारत के अंदर भी चलेगी। शिंकानसेन E10 बुलेट ट्रेन भारत को देने का प्रॉमिस जो है वो किया है। यहां पर क्लियरली कहा गया है कि E5 क्या चीज है, हम तो E10 भी देने को तैयार है। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि ये शिंकानसेन बुलेट ट्रेन है क्या, इसके अंदर क्या खास बात है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसे दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन बुलेट ट्रेन बनाती है। इन सारी चीजों को डिटेल में चर्चा करेंगे भाई साहब। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है, क्योंकि अब अनअकैडमी जो कि कभी ऑनलाइन था वो ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखेनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट और एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मैंने एक लिंक दी हुई है, वहां से डाउनलोड करके कर लेना। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के अंदर बुलेट ट्रेन के प्रोग्राम को। आज सबसे पहली बात तो आती है कि भाई बुलेट ट्रेन आ तो जाएगी पर उसको चलाएंगे क्या, हमारी पटरी पे चलाएंगे क्या? क्या हमारी पटरी पे चल जाएगी जो नॉर्मल ट्रेन की पटरियां हैं? ऑब्वियसली ना, उसके लिए एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो बुलेट ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनना शुरू हो चुका था मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के तहत। ये प्रोजेक्ट मुंबई से लेके अहमदाबाद के अंदर चल रहा है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो, अहमदाबाद से यहां पर मुंबई तक, और इस बीच में इतने सारे शहर जो है वो आए हुए हैं। लगभग 1100 हेक्टेयर की जमीन का अधिग्रहण किया गया है 195 अलग अलग विलेजेस से, और ये 508 किलोमीटर का एक लंबा प्रोजेक्ट है, जो कि दोनों शहरों के बीच की जो पहले समय अभी लगता है, मतलब 5 6 7 8 घंटे, उसको कम कर देगा और 1 घंटे पे लेके आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए टोटल कॉस्टिंग 1.08 लाख करोड़ लग रही है, जिसका 81% यानी कि 88,000 करोड़ ऑब्वियसली जापान देगा। और इस 88,000 करोड़ को आप एक तरीके से फ्री मान सकते हो जो जापान दे रहा है, क्योंकि इस पे केवल 0.1% का ब्याज लगेगा, जो कि इन्फ्लेशन से काफी कम है, और इसे भारत चुकाएगा 50 साल के अंदर अंदर। ओरिजिनल में इस प्रोजेक्ट को, यानी कि ये जो पूरा रेलवे लाइन बिछ रही है ना, इसको खत्म हो जाना था 2022 तक, पर कोविड-19 आ गया बीच में। कोविड-19 के बाद में महाविकास अघाड़ी दल जो है वो महाराष्ट्र के अंदर उसकी सरकार बनी, और उन्होंने थोड़ा सा बुलेट ट्रेन का काम जो है वो ढीला कर दिया, जिसकी वजह से देर हो चुकी है। और अब माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 2026-27 तक लगभग खत्म हो जाएगा। अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो डेवलपमेंट हो चुके हैं वो ज्यादातर गुजरात में ही है। 48% तक गुजरात वाला भाग जो है वो कवर हो चुका है, और अगर आप देखोगे तो अधिकतर जो ट्रेन है वो चल भी गुजरात में ही रही है। अगर यहाँ पर 48% हो गया, मतलब अच्छा खासा डेवलपमेंट हो गया। ओवरऑल रूप से देखें तो 40% तक का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है जनवरी 2024 के अंदर, यानी कि पिछले साल तक। महाराष्ट्र के अंदर 22.5% तक का कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरा हो चुका है। ये पिछले साल का डाटा है, अभी और ज्यादा हो चुका होगा ऑब्वियसली। इसके अलावा लगभग 100 किलोमीटर का वायडक्ट जो है वो स्टेब्लिश कर दिया गया है। 500 किलोमीटर टोटल है, उसमें से 100 किलोमीटर। अब आप कहोगे वायडक्ट क्या होता है, तो देखो ये पिलर होते हैं ना, इन पिलर के ऊपर ऐसा दिख रहा होगा आपको। ये या तो आपने टीवी में देखा होगा, दिल्ली में रहोगे तो दिल्ली मेट्रो में देखा होगा, या फिर आपके शहर में ही मेट्रो बन रही होगी तो वहां पे देखा होगा। ये जो ऊपर से जब ट्रेनें जाती है ना, तो ऊपर खंभों के ऊपर जो पटरी बिछाई जाती है उसको वायडक्ट कहते हैं। तो वो वायडक्ट जो है बिछ चुका है, 250 पिलर बिछाए जा चुके हैं, और 6
रिवर के ऊपर ब्रिज जो है वो ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। तो इतना डेवलपमेंट इसके अंदर हो गया। अब आप कहोगे सर जापान जो है वो इतना दिल से क्यों हो रहा है बुलेट ट्रेन को लेके भारत के अंदर? देखो, जापान की जो बुलेट ट्रेन है वो ताइवान के अंदर चल रही है, और अभी तक की सबसे अच्छी बुलेट ट्रेन अगर आप मेरे से कहोगे कि कहाँ है, तो मैं कहूंगा जापान के अंदर, और उनकी फंक्शनलिटी बहुत अच्छी है। अब जापान के अंदर जो बुलेट ट्रेन है वो बहुत बेहतरीन है, पर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अपनी बुलेट ट्रेन ले जाना चाहते थे, पर वहां पर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं, बस ताइवान में वो बुलेट ट्रेन चल रही है। अब वो बुलेट ट्रेन कोई और कौन खरीदे? तो फिर भारत यहाँ पे खरीद रहा है। तो जापान जो है उसने थोड़ा सा जहर का घूंट भी पी रखा है कि ठीक है, मतलब कम में दे देंगे, क्योंकि भारत और जापान की दोस्ती जो है वो काफी अच्छी, काफी पुराने समय से देखने को मिल रही है इस वजह से। और इसीलिए भारत के जब रेलवे मिनिस्टर पिछले साल जापान गए थे तो उस समय पर डील हुई थी 6 बुलेट ट्रेन की। ये शिंकानसेन की E5 बुलेट ट्रेन की डील जो है वो देखने को मिली थी। हालांकि भारत ने अभी तक क्लियर नहीं किया था कि एग्जैक्टली इसकी कॉस्ट कितनी हुई है, पर हाँ, टोटल 18 बुलेट ट्रेन की हमको कॉस्ट पड़नी थी 2017 के अंदर 7,000 करोड़। तो एक बुलेट ट्रेन की लगभग 400 करोड़ के आसपास आप देखोगे कि हमको कॉस्टिंग जो है वो पड़ने वाली है। अब हम E5 बुलेट ट्रेन ले रहे थे, उसकी जगह जापान ने E10 बुलेट ट्रेन जो है वो भारत को प्रॉमिस कर दी है। अभी E5 और E10 के अंदर पहले डिफरेंस को आप समझ लो। E5 बुलेट ट्रेन जो है उसकी मैक्सिमम स्पीड जाती है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। E10 जो है वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा चल जाती है। E5 के अंदर सेफ्टी ऑपरेशन अच्छे हैं, पर E10 के अंदर और भी अपग्रेडेड है मॉडर्न दिक्कतों के अनुसार। E5 जो है वो 2011 में जापान में बनी थी और तब से जापान के अंदर ऑपरेट हो रही है। E10 अभी बनी नहीं, ये ट्रायल स्टेज पे है, जापान के अंदर अभी ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं। और जब जापान के अंदर यहाँ पर ट्रायल वगैरह चल रहे हैं तो 2029-30 तक ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद जापान जब अपने देश में इस ट्रेन को चलाएगा ठीक उसी समय पे ये ट्रेन जो है वो भारत को भी दी जाएगी। अब 2026-27 में हमारी ट्रेन जो है वो बनके, सॉरी, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बनके तैयार होना है। जापान कह रहा है कि 2029-30 तक हम E10 ले लेंगे, दे देंगे आपको, और हमको भी चाहिए भाई E10, ज्यादा अच्छी है। E5 ज्यादा लेके क्या करेंगे, E10 ज्यादा मिल जाए ज्यादा अच्छा है, तो हम भी चाहते हैं कि भाई E10 मिल जाए। तो फिर यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो रहा है, तो इस गैप के अंदर भारत के अंदर उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या चलाएंगे, मतलब आदमी घूमता रहेगा, या फिर वो दिल्ली के अंदर जैसे लोग जाते हैं रेलवे पटरी पे वो करते रहेंगे, क्या होगा यहाँ? तो यहाँ पर क्या बेसिकली दो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो कि इंडिया के अंदर ही बनी हुई है, ये चलाई जाएगी 2027 से शुरुआत में। इसकी स्पीड लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास तक जाती है, और इसका ऑलरेडी ऑर्डर इंडियन रेलवे द्वारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को दिया जा चुका है, लगभग 867 करोड़ का। अब आप सोचो कि 867 करोड़ में हम दो इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड ट्रेन बना रहे हैं, और जापान हमको 400 करोड़ में एक ट्रेन यूं भी दे रहा है, वो भी फुल बुलेट ट्रेन। तो वो हम लोगों के लिए एक बेनिफिशियल सौदा जो है वो ऑब्वियसली देखने को मिल रहा है, और वो भी E10 वाला। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि बुलेट ट्रेन की जरूरत क्या है, इतना पैसा खर्च क्यों करें? थोड़े समय पहले भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब से भी यही बात पूछी गई कि भाई जापान से बुलेट ट्रेन लेने की जरूरत क्यों है, बहुत सारी दिक्कत और भी हमको, वहां पे क्यों खर्चा नहीं करें, हम बुलेट ट्रेन के ऊपर क्यों खर्चा करें? देखो, जब हम बात करते हैं ना बुलेट ट्रेन की, तो बुलेट ट्रेन क्या करता है, दो शहरों के बीच की जो दूरी है उसको कम कर देता है, मतलब समय जो है वो कम लगता है। इससे क्या होता कि आपको हमें मुंबई दिखा दे रहा है, मुंबई के अंदर कंजेशन कितना है, ट्रैफिक कंजेशन कितना ज्यादा है, और लोगों को वहीं आके रहना पड़ता है क्योंकि काम भी वही है ना, आप क्या करें, अधिकतर कंपनी भी वही है, तो लोगों को मुंबई जाके रहना पड़ेगा, पर वहां पर फिर घर के रेंट बढ़ेंगे, महंगा पड़ेगा, कंजेशन होगा, कंजेशन होगा तो लोगों के द्वारा कचरा भी ज्यादा इकट्ठा होगा, वो कचरा ज्यादा डालेंगे तो फिर कचरा भी शहर में ज्यादा होगा, शहर गंदा भी लगेगा, कई सारी दिक्कतें आएंगी जो कि आपको बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन के अंदर आती हुई दिखाई देती है, इवन झुग्गी झोपड़ियां क्रिएट होती हुई दिखाई देंगी, होगी कि नहीं होगी? पर अगर मान लो मुंबई के आप पास में थोड़ा सा मतलब वलसाड़ साइड चल जाओ, या और दूर चल जाओ, थोड़ा सा सूरत साइड चल जाओ, या नवसारी साइड चल जाओ, या बिलीमोरा साइड चल जाओ, यहां पर मुंबई से रेट कम होंगे ना, घर के रेंट के भी कम होंगे, दूसरी चीजों के भी कम होंगे, और लाइफस्टाइल अच्छी होगी।
पर आप बिल्मोरा से मुंबई क्यों नहीं जा रहे रोज? भैया 5-6 घंटे लग जाते हैं, तो कैसे जाए? अगर आधा 1 घंटा लगता तो काम चल जाता। बुलेट ट्रेन से क्या होगा, ये डिस्टेंस आधा घंटा हो गया, तो लोग क्या करेंगे, आराम से अप डाउन कर लेंगे ना फिर, और अप डाउन कर लेंगे तो फिर इन शहरों में क्या होगा, कंजेशन कम होगा, आवक जावक जो है वो फास्ट हो जाएगी। अरे भैया पहले आपकी जो ट्रेन है वो 3-3 घंटे लगाती थी, आज 1 घंटा लगा रही है, तो सहूलियत हुई कि नहीं? कनेक्टिविटी अच्छी हुई कि नहीं? और कनेक्टिविटी से ही तो फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, वही चीज बुलेट ट्रेन करेगी, इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट करेगी। जिस एरिया में मेट्रो है वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा क्यों है, दूसरे एरिया में कम है, जबकि मेट्रो से ऐसा कोई बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं आ जाएगा, पर होता है, क्योंकि वो एक आइडिया दे देता है। आप एक बार दिल्ली के अंदर जाना और मेट्रो के आसपास के रेट पूछ लेना प्लॉट के, आपको लगेगा कि भाई साहब इतना रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। या फिर कैसे कोई ऐसे शहर में, इंदौर में, भोपाल में, कानपुर में कहीं जाना जहां पे बुलेट ट्रेन बन रही है, सॉरी बुलेट ट्रेन कह रहा हूं, जहां पर मेट्रो ट्रेन बन रही है, वहां पर मेट्रो ट्रेन के यहाँ पे जाना और फिर वहां पे प्लॉट के रेट पूछना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है केवल मेट्रो के आने मात्र से। तो अगर मेट्रो से इतना हो सकता है तो आप सोचो बुलेट ट्रेन से कितना हो जाएगा। इस चीज को ऐसे ही फील करना, जो लोग दिल्ली में रहते हैं करोल बाग में कंजेशन बहुत ज्यादा है, तो रेंट बहुत ज्यादा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पास वाले मेट्रो में चले जाते हैं, या तो न्यू राजन प्लेस में चले जाएंगे या पटेल नगर में रहने चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम करोल बाग के अंदर भी पैदल पैदल जाएंगे तो कोचिंग जाने में 15 मिनट, और अगर हम पटेल नगर से मेट्रो से आएंगे तो भी कोचिंग जाने में 15 मिनट, पर रेंट में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, तो वो क्या करेंगे, पटेल नगर चले जाएंगे, तो फिर इससे क्या होगा, करोल बाग के अंदर कंजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चीजें इन चीजों की वजह से देखने को मिलती है और ज्यादा प्रोस्पेक्ट जो है वो क्रिएट हो पाते हैं। अब फिर यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि भाई ये E10 और E5 जो ट्रेन हैं, यही क्यों, कोई सी और क्यों नहीं, जापान से ही क्यों, जमाने भर में बुलेट ट्रेन है, साउथ कोरिया की ले लो, जापान की बुलेट ट्रेन सबसे पहले स्पीड और इफिशियंसी में बहुत अच्छी है। E5 320 किलोमीटर प्रति घंटा और E10 400 किलोमीटर प्रति घंटा। एरोडायनेमिक्स बहुत अच्छी, इतनी स्पीड पे ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बढ़िया चलती है। इसके अलावा एडवांस सेफ्टी सिस्टम है, भारत के अंदर नॉर्मल ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन तो है नहीं, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे जाएगी, वो 140 चली जाएगी, कभी चल जाएगी तो उसके अंदर डीरेल हो जाती है। अब बुलेट जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलेगी वो तो फिर पट पट बाहर ही जाती है, मतलब सब कूद के बाहर हो जाएगी, ऐसा ना हो इस कारण से डी रेलिंग सिस्टम है, एनर्जी इफिशियंसी है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, साथ में कटिंग एज सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी है। इन चीजों से ये ट्रेन जो है वो काफी अच्छी हो जाती है दूसरी ट्रेनों के मुकाबले, साथ में कंफर्ट है, स्पेशियस है, और बुलेट ट्रेन जो है वो थोड़ी सी लग्जरियस लगती है, क्योंकि लग्जरियस लगती है तो उसकी वजह से बर्ताव जो है बदल जाता है। मुंबई के अंदर आदमी के लोकल ट्रेन के अंदर एक बार आप जाके बर्ताव देखना, और वही आदमी का दिल्ली की मेट्रो में जाके आप बर्ताव देखना, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि फीलिंग लग्जरियस है, और जब फीलिंग लग्जरियस है ना तो आदमी उस चीज को मेंटेन भी करता है। हालांकि कुछ रील आती है वो एक दूसरे को मार पीटने की मेट्रो में भी, पर हाँ एग्जेम्पशन आर दे रहे, पर फिर भी वेल मेंटेन जो है वो लोगों ने भी किया हुआ है, लोग कोऑपरेट करते हैं दिल्ली मेट्रो को साफ रखने में और उसको मेंटेन करने में। इसके अलावा जापान के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर सबसे पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई है, मेंटेनेंस सपोर्ट जो है वो जापान द्वारा दिया जाएगा, साथ में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जापान तो ट्रेन दे देगा, फिर बार बार उसके अंदर कुछ भी छोटी मोटी दिक्कत आए उसके लिए हमको जापान नहीं भागना पड़े, हम खुद ही उसको ठीक कर लें, इतनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो किया जाएगा। आई होप ये सही बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स पे जाके जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।